A very good morning, dear students. In today's class, we are going to discuss about the business studies chapter number 1, nature and significance of management. सबसे पहले अगर मैं अपने सिलेबस को ब्रीफ कर दूं तो हमारे पास बिजनेस स्टडी में दो पार्ट चलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। अब अगर बात करी जाए पार्ट ए की तो हमारा जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं हम कहेंगे कि भैया मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसके लेवल्स क्या हैं, उसके नेचर क्या है, उसके इंपॉर्टेंसेस क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब चीजें अपन कवर करेंगे पहले चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को गो थ्रू करेंगे और एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स को गो थ्रू करेंगे। थर्ड चैप्टर जो आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे। जब फैक्टर्स आएंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे, आपके पास में नीड आएगी, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट, और साथ साथ में एनईपी इफेक्ट आएगा जिसमें स्पेशल इफेक्ट के साथ में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी भी आएगा। फोर्थ चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास में प्लानिंग फंक्शंस ही हैं, जिन फंक्शंस को अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। फोर्थ चैप्टर इज प्लानिंग। फिफ्थ वन आपके पास में आएगा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग और लास्ट कंट्रोलिंग। ये पांचों चैप्टर हमारे पास में इस चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे वही चैप्टर्स, यानी कि अपन कहें कि हमारे फंक्शंस तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं होती है, जो हमारे चैप्टर्स के नाम है उसी सीक्वेंस में हमारे पास में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। अब बार बार अपन एक वर्ड काम में लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? While comparing two or more organizations, we found that one organization is doing well in comparison of other. Why is it so? क्यों होता है ऐसा? अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं तो अपन कहते हैं ये इंस्टीट्यूट उस इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में अच्छा है, तो क्या रिसोर्स अच्छे हैं उसके? हो सकता है रिसोर्स सेम हो सकता है रिसोर्स जिसकी परफॉर्मेंस खराब है उसके पास ज्यादा हो। तो यहां पर क्या ऐसा कोई इंटेंजिबल फोर्स है जो कि एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को पहले वाले की कंपैरिजन में अच्छा साबित करता है? डेफिनेटली। और वो जो फोर्स है वो किसी भगवान का आशीर्वाद नहीं, वो फोर्स क्या है? मैनेजमेंट। वो फोर्स क्या है? मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट कहा किसे जाए तो अपन लिखते हैं यहां पर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना है with the aim of achieving goals, with the aim of achieving goals का मतलब टारगेट, effectively and efficiently। मेरे साथ रिवाइज करिएगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स। अब यहां पर गेटिंग थिंग्स डन जो है यहां पर विद अदर्स, और थोड़ा सा याद कर लें, गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स, क्योंकि काम खाली आपको नहीं करना, आपको लोगों से काम करवाना है। अब काम क्यों करवाना है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी कि आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। अगर टारगेट ही नहीं होगा तो इतनी मेहनत ही क्यों करें? यानी कि अपने पास में कोई डिजायर्ड स्टेटेड गोल तो होना चाहिए जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो अपन ने क्या बोला? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स फॉर अचीविंग द एम, फॉर अचीविंग द एम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहां पर देखिएगा तीन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक दे रखा है प्रोसेस, एक दे रखा है इफेक्टिवली, एक दे रखा है एफिशिएंटली। ये जो वर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसका साथ? फंक्शंस का। सीक्वेंस किसका? फंक्शंस का। फंक्शंस कौन से होते हैं? चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। चैप्टर नंबर 4 क्या था? प्लानिंग। फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग, then staffing, then
डायरेक्टिंग, लास्ट कंट्रोल। यानी कि प्रोसेस सीक्वेंस को शो करेगा, यानी कि मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस व्हिच नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हिच आर इंटररिलेटेड, जो इंटररिलेटेड है, कंसोलिडेटेड है। ठीक है, अब यहां एक पढ़ा है इफेक्टिवली और एक पढ़ा है एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? जब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो हम बात करते हैं कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी कि आपको जो समय दिया गया उस दिए गए समय में अपने काम को पूरा करना इफेक्टिवनेस है। सपोज इफ अ मैनेजर इज गिवन अ टास्क टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब विद इन 8 आवर्स and he put all his potential efforts, but he couldn't complete his task within the 8 hours, though he performed well, then whether you consider him effective? No, we cannot. Why? Because क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसे 8 घंटे में काम करने के लिए हमने एक टास्क दिया था, जॉब दिया था। अब वो कितना भी अच्छा करे, अगर वो 8 घंटे में दिए गए 8 घंटे में अगर वो अपना काम प्रिस्क्राइब्ड जॉब कंप्लीट नहीं करता, ही कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव, उसे इफेक्टिव नहीं माना जा सकता। यानी कि इट इज कोरिलेटेड विद द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। किसके साथ में जाएगा ये? एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के एंड रिजल्ट के साथ में कोरिलेट करेगा। अगला आते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि भैया जो काम किया वो आपने काम टाइम पर तो कर दिया, लेकिन उस काम को करने में आपने एडिशनल कॉस्ट क्रिएट कर दी, या फिर जो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना था वो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं किया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अपन कहते हैं मैनेजर को टास्क दिया, भैया 8 आवर्स में आपको काम करना है, आपको अकेले को ही करना है। मैनेजर साहब क्या करते हैं? 8 घंटे में काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8 घंटे में जब काम नहीं होता, ही एम्प्लॉयड मोर एम्प्लॉइज, तो और लोगों को काम पर लगा लेता है, और लोगों को काम पर लगा करके माना कि वो 8 घंटे में काम पूरा हो जाता है, लेकिन क्या उसे एफिशिएंट माना जाए? नहीं ना। क्यों नहीं? बिकॉज इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम यू नीड टू pay more labor to employees, it will induce more cost for the company। यानी कि यहां पर तो अपन cost benefits की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? cost benefits की। तो जब बात मिनिमम वेस्टेजेस और cost benefit की जाए, then it will be efficiency। और जब बात completion of task within the prescribed और given time की जाए, then it will be effectiveness। वो क्या कहलाएगी? इफेक्टिवनेस। एग्जाम में जनरली मुझसे यहां पर डिफरेंस पूछा जाता है, या 1 मार्क का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोड्यूसर आपके प्रोडक्शन मैनेजर है, उसे आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ दिया, और 1 मंथ में प्रोडक्शन मैनेजर ने काम करवाया, ओवर टाइम पे किया लोगों को, और काम कंप्लीट करके आपका जो लॉट था वो लॉट मार्केट में सबमिट कर दिया। तो उस कंडीशन में उस मैनेजर को इफेक्टिव माना जाए या एफिशिएंट माना जाए? वो ऑप्शन में आपको क्या लिखेगा? वो कहेगा इफेक्टिव है, वो कहेगा एफिशिएंट है, वो कहेगा इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, वो लिखेगा एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो उस कंडीशन में अपन क्या माने कि भैया उसने काम समय पर तो कर दिया, इसका मतलब इफेक्टिव तो है, लेकिन ओवर टाइम पे किया। ओवर टाइम पे किया इसका मतलब आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इसको मतलब he is not efficient, he is effective but not efficient। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन अपन यहां लेते हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं अपन? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं कि मैनेजमेंट को साइंस की अप्रोच में देखते हैं, साइंटिफिक अप्रोच में देखते हैं, यानी कि सीक्वेंस में देखते हैं, आपके फंक्शंस में इसको देखते हैं। ये क्या लिखते हैं? मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन। एक वर्ड आया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो भी हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करके एक जगह इकट्ठा करके उनमें हार्मनी डेवलप करना और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। यानी कि फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव डेवलप द हार्मनी बिटवीन डिफरेंट
एफर्ट्स बाय कंसोलिडेटिंग देम, अलग अलग जो आपके एफर्ट्स हैं उन्हें कंसोलिडेट, इकट्ठा करके, उन्हें सिंक्रोनाइज करके, उनमें हार्मनी, मधुरता ला करके अपने को क्या करना है, अपना जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। इट इज अ डेलिबरेटिव फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता सर, ये डेलिबरेटिव फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट एनफोर्स करेगा। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्स आएंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में आपको क्या बताया था, सीक्वेंस बताया था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बीच में फंक्शन और आता है स्टार्टिंग, लेकिन ये लिखते नहीं है डेफिनेशन में, तो हमें भी नहीं लिखना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि वापस वही बात आ गई, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो सीक्वेंस काम में ली जाए वो साइंटिफिक मैनेजमेंट ही क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि भाई यहां पर हमने अपने पास बात की मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के। अब एक अगला टॉपिक आता है अपने पास में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जनरली यहां से केस स्टडीज एग्जाम में आती हैं, आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए दिए आते हैं और लिखा आता है रिकॉग्नाइज द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा, और उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन 3 मार्क में, 4 मार्क में, 5 मार्क में, किसी में भी आ जाए। तो वो आपसे पूछेगा भाई एक तो आप आइडेंटिफाई करें जो भी फीचर केस में दिए हैं, उसके अलावा कोई 2 और फीचर्स आपको लिखने होते हैं। तो पहली चीज तो अपने को ये क्लियर हो कि फीचर्स होते कौन कौन से हैं। तो अपन यहां पर 7 फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मैनेजमेंट is a goal oriented process, management is goal oriented process। तो अब ये goal oriented process का मतलब क्या हो गया कि भाई every organization work for execution of a particular job। ठीक है, अब अपन कहते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है एंड द जॉब मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट पर, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट पर ये चीज डिपेंड करती है। अब अगर ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है तो उनके गोल्स भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से वेरी करेंगे। देन मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, व्हाइल अडॉप्टिंग द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी नीड टू थिंक अबाउट द अल्टीमेट गोल वी आर ट्राइंग टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। यानी कि आप फंक्शंस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, फंक्शंस तो आपके पास में जरिया है, दे आर जस्ट मेथड्स टू अडॉप्ट या मेथड्स टू अटेन द डिजायर्ड गोल। आपने जो गोल स्टेट कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट तो केवल एक जरिया है आपके पास में। अगला आता है मैनेजमेंट इज ऑल पर्वेसिव। पर्वेसिव का जो मीनिंग होता है वो आता है यूनिवर्सल फेनोमेनन। क्या होता है, यूनिवर्सल फेनोमेनन, यानी कि हर जगह इसकी जरूरत होती है। यानी कि मैनेजमेंट is equally important in small organization, in large organizations, even at home, hospitals, temples, each and everywhere management has equal importance। This is the concept of management is pervasive। अगला आता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। भाई मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फैसेटेड अगर बात की जाती है तो अपन कहते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड और मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड इन 3 डायमेंशंस। वो 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? पहला है वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा ऑपरेशन। पहला क्या बताया? वर्क, देन पीपल, देन ऑपरेशन। फर्स्ट वर्क, देन पीपल, देन ऑपरेशन। वर्क का मतलब क्या हो गया? अगेन वही बात, जो ऑर्गेनाइजेशन है they all will have a particular job, a particular work to execute or to perform। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल है, स्कूल क्यों बनाए साहब? पढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल क्यों बनाए? सर्विसेज के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। अच्छा, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी सर। अच्छा, अपन कहते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट कराने जाते हैं तो कहां जाएंगे? जहां पर आपके पास में प्रॉपर ऑफिस बना हो उस ऑफिस में जाकर के डिपॉजिट कराएंगे ना, या किसी किराने की दुकान पर जाकर के आप बिल जमा करा देंगे? नहीं। यानी कि नेचर के हिसाब से
अपन ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के हिसाब से उसके जॉब को डिफाइन करते हैं, तो पहला जो इसका मल्टी डायमेंशन का पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, एंड वर्क मस्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल डायमेंशन की बात की जाए तो अपन कहते हैं इट कैन बी अंडरस्टैंड एज द टेकिंग केयर ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, टेकिंग केयर ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट along with taking care of group of people, यानी कि आपको लोगों का भी ख्याल रखना है और आपको हर एक बंदे का ख्याल भी रखना। आपने अगर चक दे मूवी देखी है तो चक दे देखिएगा, अच्छी मूवी है देखने के लिए, मैनेजमेंट को समझने के लिए। अपन कहते हैं कि भाई अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपको हर एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन चाहिए, बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन में क्रिएट इफेक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टेटेड और कॉमन गोल। अगर हर एक बंदा अपना बेटर या अपन कहें 100% कंट्रीब्यूट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी एक पिलर वीक होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर अपने को क्या करना है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को भी टेकिंग केयर करना है, लेकिन साथ साथ में अगर क्लैशेस होते हैं देन वी नीड टू टेक केयर द ग्रुप ऑफ पीपल टू। यानी कि जब अपन मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे तो अपन कहेंगे भैया दो डायमेंशंस को साथ लेके करके चलना है। दो डायमेंशन कौन कौन से? पहला टेकिंग केयर ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो तीसरा आता है डायमेंशन वो आता है आपके पास में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्या आएगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड अलोंग विद और मिक्सिंग अप मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इन दोनों को एक साथ में जोड़ करके रखना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में है। इसका मतलब द पर्सन हु आर capable enough to perform a particular job should be given that job only so that the organization can get the benefit of specialization। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अटेन करने के लिए क्या करें? काम को आइडेंटिफाई कर लिए, एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई कर लिए, जो एम्प्लॉय जिस काम में बेटर परफॉर्म करता है उसे वही काम दे देना। तो यहां पर अपन कहेंगे ऑपरेशन क्या करेगा? मिक्सिंग अप वर्क। मिक्सिंग अप किसको करेगा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इन दोनों को मिक्स करेगा। क्यों करेगा? स्टेटेड गोल को अचीव करने के लिए। अगला आता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें जनरली लिखा जाता है मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कल को कोई सोचता है कि भैया प्लानिंग खत्म हो जाएगी, इट विल नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होगी। मैनेजमेंट एंड नहीं होना है आपके लिए। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट विल नेवर एंड, एज इट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड अंडर द मैनेजमेंट। सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं फटाफट बताइएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के बाद में क्या खत्म कहानी ना, वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक क्या होगा? आपके पास में मैनेजमेंट भी जारी रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अपन कहते हैं कि द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट नीड नॉट टू बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ आइसोलेशन। अकेले आदमी को काम करना है तो क्या का मैनेजमेंट करना है? अकेला ही करना है, अपने आप ही करना है, सिंगल काम है कर लेंगे। बट अगर काम भी बहुत सारे और इंडिविजुअल भी बहुत सारे तो उस कंडीशन में वी नीड टू मैनेज। तो अपन कहेंगे इस कंडीशन में अपने क्या करना है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव वेरियस एम्प्लॉइज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दे may have their individual interest. In this condition we need to adopt the concept of management so that they all will come together. We need to consolidate, we need to aggregate the individual efforts for the achievement of common goal again। तो यहां पर क्या करना था? आइसोलेशन के केस में मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर अलग अलग एम्प्लॉइज होंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उन इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट क्यों करेंगे? दोबारा वही कहानी, पहला ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। अगला आएगा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। कैसे? अपन कहते हैं कि मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क अंडर द वेरिएबल सर्कमस्टांसेस, यानी कि उनके लिए सर्कमस्टांसेस या एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो स्टेटेड नहीं है, वो सैचुरेटेड नहीं है, वो डायनेमिक है, चेंज होंगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैनेजमेंट or the organization need to make changes in their policies accordingly। जैसे जैसे एनवायरमेंटल में चेंजेस आएंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे, चाहे वो इंटरनल एनवायरमेंट है चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होते हैं? थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे।
लेकिन एक बार के लिए अपन कह देते हैं कि चाहे आपके पास में एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे, वो कॉन्टिन्यूस है, रेगुलर बेसिस पर आएंगे। In this condition, organization need to make changes in their policies as well. This is why management is considered as a dynamic function. आप अपनी पॉलिसीज पर रिजिड नहीं हो सकते। आपने अगर कोई प्लान किया तो आप उस पर रुक नहीं सकते। आपको अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने प्रोसीजर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जब मॉडिफिकेशन की बात की तो डायनामिक फंक्शन। जब आइसोलेशन में मैनेजमेंट नहीं चाहिए, लोगों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंसोलिडेट करने की बात की तो अपन ने कहा ग्रुप एक्टिविटी। अगर नेवर एंडिंग की बात की तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर मल्टीफैसेटेड की बात की, अलग अलग फेसेस की बात की, यानी कि मैनेजमेंट एट वर्क, पीपल, ऑपरेशन की बात की तो मल्टी डायमेंशन है। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस की बात की तो मैनेजमेंट इज पर्वेसिव है। और अगर अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल की बात की तो अपन इसको क्या मानेंगे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। लास्ट बचता है आपका इंटेंजिबल। तो अपन कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन नेवर बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब कैसे फील की जाए, तो फील करने का आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि भैया जिस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है, जहां पर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइंग है, जो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या है, द मैनेजमेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रियली गुड, है ना। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा होगा उसका आउटपुट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहां पर अपन कहते हैं इनविजिबल फोर्स है। ये क्या है, इनविजिबल फोर्स है। ये हमारे आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और उसके फीचर्स को। आपको इनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास में क्वेरीज हैं उनको गो थ्रू करना है, टॉपिक को गो थ्रू करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे कॉल, यू मे आस्क योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप ओनली। थैंक यू।